कि हमने पहले इनसे 1 to 1 बात करी और हम आपसे क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि आप एज प्लेयर जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकें पाकिस्तान के लिए, कि फ़िज़िकल फ़िटनेस पर भी। इमाम को थोड़ा ज़्यादा एज में दूंगा क्योंकि वो यॉर्कशायर से खेले भी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच चंद घंटे में शुरू होने वाला है और पाकिस्तान टीम के कैंप से अभी तक भी कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई, खासकर कप्तान बाबर आजम के हवाले से, जो दूसरी इंजरी है उनके हवाले से। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 अब तक फाइनलाइज हुई है पहले टेस्ट मैच के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। देखिए, वैसे तो इमामुल हक का जो वेस्ट इंडीज में ट्रैक रिकॉर्ड रहा रन करने का टेस्ट मैचेस में, वो कोई इंप्रेसिव नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड में आके उन्होंने जो दूसरी इनिंग थी वार्म अप मैच की, उसमें एक बड़ी अच्छी हेल्दी इनिंग खेली। आल्दो के वार्म अप मैचेस में हमें कुछ बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस देखने की जरूरत नहीं है, इनको कोई बहुत ज्यादा रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास इंजरीज बहुत हो चुकी हैं। अब शान मसूद पहले ही पाकिस्तान टीम से बाहर हो चुके थे पहले टेस्ट मैच से, और मुझे लगता यूं है कि शायद वो दूसरा मैच भी नहीं खेलेंगे। तीसरे मैच में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि वो पूरी सीरीज से बाहर हो जाए। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन है इस टीम में, सबसे बड़ा एसेट है, और मुझे बाबर आजम की रिसर्जेंस का इंतजार था कि इस सीरीज में अगर बाबर आजम एज अ बैट्समैन कोई 400 रन बना जाते हैं 3 मैचेस में, और साथ में कोई 1-2 हंड्रेड मार जाते हैं और पाकिस्तान को एक मैच जीत जाता है, तो बाबर आजम की स्टारडम वापस आ सकती है। एज अ बैट्समैन उनका स्टेचर वापस आ सकता है, एज अ कप्तान उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता है। लेकिन अब पहले मैच से बाबर आजम तो बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप देखते हैं कि जो उनकी उंगली इंजर्ड थी, अभी तक भी उस पर हैवी टैपिंग चल रही है। इस हैवी टैपिंग का मतलब है कि अभी तक वो कंफर्टेबल नहीं है इस उंगली को लेके, और वो बैटिंग प्रैक्टिस भी उन्होंने आज भी नहीं की। अब जब मैच से 40 घंटे कबल भी अगर वो बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और उन्होंने टैपिंग की हुई है, तो इसका मतलब है कि मैच के लिए उनके खेलने के चांसेस शायद 10% से ज्यादा नहीं है। अब बाबर आजम अगर नहीं होते तो फिर पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में जो बाकी जो भी अवेलेबल ऑप्शन थे उनके साथ जाना पड़ेगा। अब तक जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है, उसमें इमामुल हक ओपनिंग करेंगे और साथ में अजान अवैस होंगे, और नंबर 3 अब्दुल्ला शफीक होंगे। अगर बाबर आजम अवेलेबल होते, शान मसूद अवेलेबल होते, तो फिर इमामुल हक का बैर बैठना तय था। लेकिन बाबर आजम और शान मसूद के अवेलेबल ना होने की वजह से अब इमाम को चांस मिल रहा है और अब्दुल्ला अपने यूजुअल नंबर 3 पे चले जाएंगे। यूजुअल नंबर तो नहीं है, पिछली सीरीज से अब वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं, और 4 पे जो कि बाबर आजम नहीं है, तो इसलिए अब नंबर 4 पे अवैस जफर के नाम कुरा फॉल निकलेगा। हालांकि उनकी भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह तकरीबन नहीं थी। अगर प्लेयर अवेलेबल होते हैं तो वो भी अपने आप को लकी समझे, तो इमाम और अवैस जफर लकी हैं। आगे जाके अगर पाकिस्तान के ये दोनों प्लेयर बाबर और शान मसूद अगर वापस आते हैं, तो इन दोनों में से किसी को जगह खाली करनी पड़ेगी। फिर नंबर 5 पे सऊद शकील की वापसी हो रही है, और सऊद शकील ने जैसे वार्म अप मैच में फॉर्म दिखाई, पहली इनिंग्स में भी रन किए, दूसरी में बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के पिछले 4-5 साल के सबसे अच्छे बैट्समैन वो रहे हैं। आल्दो के सीना कंट्रीज में उनका रिकॉर्ड अब तक अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये एक चांस है कि वो सीना कंट्रीज में अपनी अथॉरिटी को स्टैम्प करें, और वो जो इनके ऊपर एक लेबल है कि ये सिर्फ एशियन कंडीशन के बैट्समैन है, उसे गलत साबित करें। कप्तान भी सऊद शकील ही होंगे अगर बाबर आजम नहीं होते, जो कि वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, तो सऊद शकील उनकी एब्सेंस में कप्तानी करेंगे। फिर नंबर 6 पे मोहम्मद रिजवान होंगे, और नंबर 7 जो होगा वो सलमान अली आगा का होगा। सलमान अली आगा को वैसे नंबर 7 पे मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये उनके लिए बहुत डीप है, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है टॉप ऑर्डर में टेस्ट मैचेस में, उनसे डिलीवर नहीं होता 5 पे आके। वजह समझ नहीं आती कि क्यों नहीं होता, लेकिन नंबर 7 पे आके उनकी एवरेज 45-46 की है, नंबर 5 पे आके उनकी एवरेज 24-25 की है। एनी हाउ, उसके बाद फिर आगे हम बॉलर्स पे चले जाते हैं। आमिर जमाल को वैसे पाकिस्तान अगर नंबर 7 पे खिलाता तो एक ऑप्शन हो सकता था कि पाकिस्तान 5 बॉलर खिला लेता, लेकिन आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस रही है वार्म अप मैच में भी और वेस्ट इंडीज में भी, वो कोई अच्छी नहीं रही, तो इसलिए पाकिस्तान अब 4 ट्रेडिशनल बॉलर और साथ 5वां सलमान अली आगा, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। 4 बॉलर में से एक तो पाकिस्तान ने स्पिनर खिलाना है। आल्दो के अली उस्मान भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के पास थोड़े लेफ्टीज ज्यादा हैं, तो इसलिए साजिद का एक्सपीरियंस भी है, और साजिद थोड़ी सी बैटिंग में भी हैंडी रन भी देते हैं, जो कि पाकिस्तान को लोअर ऑर्डर में, इंग्लैंड में खासकर टेल एंडर से रन चाहिए होते हैं, तो इसलिए साजिद नंबर 8 पे होंगे। अली उस्मान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नहीं आ पाएंगे। मोहम्मद अब्बास तो इंग्लैंड के कीड़े हैं, इंग्लैंड में उन्होंने 10 साल काउंटी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड में उन्होंने 300 फर्स्ट क्लास विकेटें ली हुई हैं, तो इसलिए उनसे ज्यादा तो बेस्ट सूटेड बॉलर हो नहीं सकता। और साथ में 2 बॉलर और होने हैं। मोहम्मद अली जिस तरीके से फॉर्म दिखा रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, जब से वेस्ट इंडीज में वो गए हैं, वो नई बॉल पुरानी बॉल पे विकेटें ले रहे हैं। वार्म अप मैच में भी उन्होंने विकेटें ली, वेस्ट इंडीज में भी विकेटें ली। लेकिन तीसरा फास्ट बॉलर उबैद हो या खुरम शहजाद हो, आल्दो को मुझे लगता है कि कंडीशन तो खुरम शहजाद को भी सूटेबल रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान तरह एक पेस बॉलिंग ऑप्शन पे जाएगा जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो।